नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ये थोड़ा सा आज का वीडियो बहुत गंभीर जानकारियां लेकर आने वाला है और बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग को खोल देंगी वो आपके सामने आने वाली हैं। आज हम डिटेल में समझेंगे कि ये इलेक्शन बॉन्ड क्या है और ये जो इलेक्शन बॉन्ड है जिसके ज़रिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग की जाती है, इसके पीछे क्या क्या खेल हो सकते हैं और इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 2019 के चुनाव में बहुत सारे राजनीतिक पाप हुए हों, बहुत सारी गैरकानूनी हरकतें हुई हों, बहुत सारी देश विरोधी हरकतें हुई हों और बहुत सारा ऐसा हुआ हो जो हम कोई भी नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क में हो। आज इलेक्शन बॉन्ड समझेंगे, उसका गणित समझेंगे, उसका कानून समझेंगे, उस पर चुनाव आयोग की आपत्तियां समझेंगे, इस देश के अंदर गर्दी समझेंगे। और जब आप अंधभक्ति में लीन हो जाते हैं सरकार की, किसी पार्टी या व्यक्ति की नहीं बोल रहा हूं, तो आप अपने देश को कैसा गड्ढे में फेंकते हैं इसका भी अंदाज़ा आपको लगेगा। इलेक्शन बॉन्ड एक चुनावी मुहावरा नहीं है, एक फंडिंग का एक ओपेक अपारदर्शी तरीका भी नहीं है। इलेक्शन बॉन्ड एक धांधली के लिए रास्ता खोलने की जुगत है और आज मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं और इलेक्शन बॉन्ड पर आपको बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी। अगर आपको मेरी पत्रकारिता में विश्वास है और आप चाहते हैं कि मैं मजबूत तरीके से आगे बढ़ता रहूं, आर्थिक योगदान आप दे सकते हैं। UPI ID एक डिस्क्रिप्शन में है और एक QR कोड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसे स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। इलेक्शन बॉन्ड पे जब मैं वीडियो शुरू करता हूं तो आप 2 तारीखें थोड़ा याद रखिएगा। ये लाया कब गया? ये 2017 में लाया गया। ये लाया कैसे गया ये भी इम्पॉर्टेंट है। और जब ये लाया गया उसके ठीक 2 साल बाद भारत में आम चुनाव था, जिसमें दूसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए इस देश में मैंडेट लेने जा रहे थे, प्रधानमंत्री बनने का चुनाव लड़ने वाले थे। उससे 2 साल पहले ये लाया गया था। और इलेक्शन बॉन्ड को अगर आप उस पुलवामा को अलग रख दीजिए, इलेक्शन जीतने के बहुत सारी चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन इलेक्शन बॉन्ड पे हम बात करेंगे। इलेक्शन बॉन्ड को लेकर जब 2017 में इलेक्शन बॉन्ड आता है तो 2019 और 17 के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को आप समझेंगे उससे पहले आप ये समझिए कि जब इलेक्शन बॉन्ड हिंदुस्तान में लाया गया तो एक आपत्ति है जो चुनाव आयोग ने भी की है और वो आपत्ति ये की है कि इसको पिछले दरवाजे से लाया गया। पिछला दरवाज़ा मतलब तथाकथित पिछला दरवाज़ा, भारत में जो कानून है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसके तहत भारत में चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग चुनाव कंडक्ट कराता है और बहुत सारी चीज़ें जिनके ज़रिए इस देश में चुनाव की व्यवस्था कैसे चुना जाएगा, चुनाव से संबंधित सारे नियम होते हैं। इस कानून की आड़ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी भारत का चुनाव का कानून भी बदल दिया गया और उस कानून को बदला गया तो फाइनेंस बिल के साथ 2017 में जो बजट होता है इसको जोड़ दिया गया और एक तकनीकी काम किया गया और वो ये कि फाइनेंस बिल जब पास होता है तो लोकसभा से ही पास हो जाता है, बजट को बहस के लिए राज्यसभा में नहीं जाना पड़ता। यानी जो स्क्रूटनी होती है, जो जांच होती है, परख होती है राज्यसभा की, उसको बाईपास कर दिया गया। 2017 में बीजेपी का राज्यसभा में बहुमत नहीं था, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर भारत का चुनाव से जुड़ा हुआ कानून बदला जा रहा था और अगर एक प्रॉपर तरीके से बदलते तो राज्यसभा में बहस होती। ये मेरी आपत्ति नहीं है, ये भारत के चुनाव आयोग की आपत्ति है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आपत्ति है, जो उसने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में जाकर की है। ये मेरा अनुमान नहीं है, बहुत सारे कहते हैं कि कुछ भी बोलते रहता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने जाकर ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब इस पर सुनवाई हो रही है तो वहां पर एक चीज के लिए आपको एक पार्टी की तारीफ करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है,
पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। अब आप मुझे वामपंथी बोलेंगे। सीपीएम भारत की अकेली पार्टी है जो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन बॉन्ड वाला जो फंडा है उसके खिलाफ गई है, और सारी पार्टियां चुपचाप बैठी। क्यों बैठी है इस वीडियो में आप आगे समझेंगे। उनके साथ में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर, और कॉमन कॉज एक ऐसी संस्था है जो लगातार इस देश में कानूनी तरीके से अदालतों के जरिए रिफॉर्म लाने की कोशिश करती रहती है, और सुप्रीम कोर्ट में वो आरटीआई डाल के चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करती है। इन संस्थाओं ने कपिल सिब्बल, गोपाल सांकृत्यायन और प्रशांत भूषण जैसे वकील गए और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली। इस मामले पे सुनवाई चल रही है। अभी इस पे 6 दिसंबर की तारीख लगी है, इसलिए भी आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि जब तारीख आएगी तो आप समझ पाएंगे। तारीख तो जनवरी में लगने वाली थी, और अब सिलसिलेवार तरीके से मैं उन तर्कों पे आता हूं जो आपको जानने चाहिए। सबसे पहले केंद्र सरकार का तर्क। केंद्र सरकार का कहना है कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट है कानून। ट्रांसपेरेंट कैसे है? उनका कहना यह है कि कुछ खास बैंकों से ही आप इलेक्शन बॉन्ड खरीद सकते हैं। पहली चीज़, उस बैंक में, एक ही बैंक है वैसे, खास एसबीआई, एक इलेक्शन बॉन्ड का एक डेस्क होगा। उस डेस्क पे जो आदमी बैठा होगा उस आदमी को ही पता होगा कि आपने खरीदा, और वहां से वो इश्यू करेगा कि भाई इतने करोड़ रुपए का बॉन्ड इन्होंने खरीदा और किस पार्टी के लिए खरीदा। यानी उस बाबू को तो सब पता होगा। और आप जब जाएंगे तो उसके लिए डिनोमिनेशंस बने हुए हैं कि इलेक्शन बॉन्ड आप खरीद सकते हैं इतने हज़ार, इतने हज़ार, इतने लाख, इतने करोड़ तक का, जैसे बैंक के होते हैं ऐसे बॉन्ड के डिनोमिनेशंस हैं। और वो जब आप खरीदते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड तो उसको लेकर आप जाएंगे और उस पार्टी को ही आप दे सकते हैं और वो पार्टी ही उसको बना सकती है। कोई भी कंपनी इस बॉन्ड को खरीद सकती है। सरकार का कहना है ट्रांसपेरेंट है। देखिए कितना बढ़िया है, आपने जाके गए बैंक से, आपने बॉन्ड खरीदा, सरकार को पता है किसने खरीदा, और वो बॉन्ड जाके आपने पार्टी को दे दिया। यानी एकदम क्लियर है, पहले आप पार्टी को पैसे देते थे, उसकी जगह पैसे आप बैंक को दोगे, बैंक पार्टी को देगा, ऐसा मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पैसे बैंक को दोगे, बैंक पार्टी को देगा। तो अब सरकार के माध्यम से चूंकि पैसा जा रहा है तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब इसमें कुछ गड़बड़ नहीं रहा। लेकिन ट्रांसपेरेंट का मतलब केवल स्टेट को पता होना नहीं है ना, नागरिकों को भी तो पता होना चाहिए। और सरकार का कहना है कि इससे काला धन बंद हो जाएगा। यानी सर जो चंदा जाएगा पार्टियों को वो काला धन नहीं जा पाएगा, इसलिए ये कानून सही है। लेकिन इस पर जो आपत्तियां हैं वो बहुत सारी हैं। आपत्तियां ये हैं कि एक साथ कई कानून, जैसे मैंने आप बताया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है भारत का, उसको तो बदला ही गया। इसके अलावा कंपनी लॉ को भी बदला गया। एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को भी बदला गया। और यही एक कैच है कि इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को क्यों बदला गया। दरअसल सरकार ने बहुत प्यारे तरीके से चुनाव आयोग के पर कतर दिए, हाथ कतर दिए, उसकी ताकत छीन ली। कैसे छीनी? सरकार ने ऐसे छीनी कि एफसीआरए में एक ऐसा बदलाव किया गया जिसमें कि जो विदेशी कंट्रीब्यूशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को आ रहा है वो कंट्रीब्यूशन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी शुरू से लेके अंत तक पीछे की तारीख में जाके बदलाव कर दिया गया। और वो जो विदेशी कंट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ कानून था उसमें किस पार्टी को कितना विदेशी चंदा मिला, इस चीज़ को सिरे से हटा दिया गया, पीछे का भी और आगे का भी। मतलब अगर किसी पार्टी को कोई विदेशी संस्था फंडिंग करती है, विदेशी कंपनी फंडिंग करती है, तो उस पर उंगली नहीं उठा सकते, उस पर सवाल नहीं उठा सकते, वो माफ है। आप सोचिए। और इसमें और भी कई सारे बदलाव किए गए, जिसमें से एक ये, और इस पे चुनाव आयोग ने कहा कि भैया आपने ये जो अमेंडमेंट किया है, इस अमेंडमेंट का मतलब ये है कि भारत में आप सरकार की जो नीतियां हैं उसमें कॉरपोरेट के दखल को बढ़ा रहे हैं। कॉरपोरेट के दखल को कैसे बढ़ा रहे हैं? कंपनी लॉ में भी बदलाव कर दिया गया। पहले नियम यह था कि आपकी कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट, उसका 7% से ज्यादा आप पॉलिटिकल चंदा नहीं दे सकते थे।
यानी प्रॉफिट दिखाने के लिए आपकी कंपनी को 1 साल काम करना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा आपने कितना कमाया, और उसमें से 7% दे रहे हैं, 1 साल तो कम से कम काम करना पड़ेगा। इस एक्ट को बदल दिया गया, उसमें कहा कि कोई भी कंपनी कितना भी दे सकती है। तो इसमें खेल क्या हुआ, मुझे एबीसी पार्टी को अपना काम करने के बदले या मेरी पसंद का कानून लाने के बदले, मेरी पसंद की नीतियां बनाने के बदले 100 करोड़ रुपए देना है। तो मैं जो 100 करोड़ रुपए उस पार्टी को दूंगा, उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक कंपनी बना दूंगा, फेक कंपनी, उसके जरिए मैं भुगतान कर दूंगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दिखेगा कि फला एंटरप्राइजेज जो कंपनी थी उसने 100 करोड़ रुपया इस पार्टी को दिया है, और वो बॉन्ड ले जाकर मैं पार्टी में जमा कर दूंगा, पार्टी के पास पैसे आ जाएंगे, सरकार कह रही है ट्रांसपेरेंसी। यानी जो शेल कंपनियां हैं उनके जरिए ब्लैक मनी देने का बहुत बढ़िया तरीका निकाल लिया सरकार ने। मैं पनामा लीक्स दूसरी चीज़ों पे जाऊंगा तो बहुत लंबा मामला हो जाएगा कि कैसे भारत का पैसा छद्म मुनाफे के तौर पे विदेशी कंपनियों में रखा जाता है, ज़रूरत पड़ने पे वो भारत आ जाता है। तो उस तरह की कंपनियां भी। दूसरा ये है कि ये जो चुनाव आयोग था, अभी तक वो 20,000 रुपये से लेके ऊपर जितने भी चंदे होते थे, सबकी जानकारी आपको चुनाव आयोग को देनी पड़ती थी कि भाई साहब इतने पैसे यहाँ आए, इतने पैसे इतने आए, तो इस पार्टी को इतना चंदा मिला है। अब ये जो पैसा जमा हो रहा है, चाहे वो विदेशी कंपनी से पैसा आ रहा हो, चाहे किसी शेल कंपनी से पैसा आ रहा हो, उस पैसे की जानकारी चुनाव आयोग को देने की जरूरत नहीं है। यह अमेंडमेंट कर दिया गया, तो चुनाव आयोग को इस पर सख्त ऐतराज वगैरह। आपने तो पूरे देश का इलेक्टोरल सिस्टम खत्म कर दिया, चोरी चकारी आपने खोल दी। इस बात को लेकर चुनाव आयोग ने इस पे बहुत जबरदस्त आपत्ति की और कहा कि आप ट्रांसपेरेंसी कह रहे हो ना, इसका उल्टा असर होगा, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। और उन्होंने कहा इसको बताने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के मुताबिक 29A के तहत विदेशी सरकारी कंपनियों से दान की मनाही है। अब आप सोचिए, इस देश में कानून कहता है कि विदेशी कंपनियों से आप दान नहीं ले सकते क्योंकि वो भारत की नीतियों पर असर डाल सकती हैं। और अब कानून आ गया तो अब आपने ऐसा कानून बना दिया कि विदेशी कंपनियों से अगर आप चंदा लोगे तो उसको चुनाव आयोग रोक नहीं सकता। यानी आपने एक कानून को और खत्म कर दिया, खंडित कर दिया। और ये सवाल जो है, इसकी असासत कंपनी एक्ट 2013 में बदलाव का भी है। इस एक्ट के सेक्शन 182 में किसी भी कंपनी के एवरेज मुनाफे के 7.5% से ज़्यादा दान देने की मनाही है कंपनी एक्ट में। इन्होंने उसको भी बदल दिया। यानी आपने एक शेल कंपनी बनाई, उसमें आपने 100 करोड़ डाले, 100 करोड़ के 100 करोड़ दान कर दिए और आज ही कंपनी बनाई। मैंने शुरू में आपको कहा था कि 2017 और 2019 इन दोनों के बीच में 2017 में ये कानून बना, 2019 में चुनाव हुआ। अब आप इन सब चीज़ों को से जोड़ के देखते जाइए क्योंकि बहुत कुछ सीधे सीधे मैं नहीं कह पाऊंगा। अब इस कानून के आने के बाद क्या हुआ कि ये जो चंदे की धांधली और शुरू हो गई और ये भी इलेक्शन कमीशन को पता नहीं चलने वाली है। सेक्शन 182 का सब सेक्शन 3 कहता है कि कंपनियों को उनके राजनीतिक चंदे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना और अनिवार्य, दिखाना ही पड़ेगा। अब आपको टोटल कंट्रीब्यूशन दिखाना और कुछ नहीं दिखाना। आप सोचिए, यानी मैं कंपनी बनाऊं, कंपनी का मतलब क्या होता है, मेरी दुकान नहीं है वो, उसको एक कानून के मुताबिक चलाया जाता है। एक कंपनी 100 रुपए का मुनाफा कमाए, 100 के 100 रुपए थोड़ी चंदा दे देगी, दान दे देगी। या कंपनी घाटा थोड़ी कर लेगी टैक्स बचाने के लिए कि किसी को दान करना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को। ऐसे तो भारत में जो भी पार्टी है 2% से ज़्यादा वोट लाने वाली पार्टी को ही इलेक्शन फंडा मिल सकता है। उस कंपनी को मैं अपने खाते से निकाल के दे दूंगा पैसा और कंपनी का मुनाफा हो जाएगा 0, हो जाएगा ना, मैं टैक्स दूंगा नहीं सरकार को। मनी लॉन्ड्रिंग हुई कि नहीं हुई, ये इंतजाम सरकार ने कर दिया है। इस तरह के बहुत सारे चीजें आई हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि शेल कंपनियों के जरिए दान देने की इजाजत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इन सारी आपत्तियों के बीच में ये पूरा मामला चल रहा है।
अब आप सोचिए, मैं भी सोचता हूं 2017 में ये कानून लाया जाता है, 2019 में एक चुनाव लड़ा जाना है। इन 2 सालों में इस देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने क्या क्या किया होगा, इसकी आप कल्पना कीजिए। क्या इस देश के चुनाव को प्रभावित करने के लिए हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों ने विदेशियों से चंदा लिया था? ये एक सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि इसका सत्य हम जान नहीं सकते हैं। ये परम सीक्रेट में पड़ा हुआ है। हो सकता है कि अमेरिका ने, हो सकता है कि किसी और देश ने, ब्रिटेन ने, रूस ने, चीन ने इस देश की पॉलिटिकल पार्टीज को शैल कंपनियों के जरिए या विदेशी कंपनियों के जरिए गुप्त चंदा दे दिया हो, जिसके बारे में हमको नहीं पता। हो सकता है कि हमारे देश की जो नीतियां हैं वो किसी एक खास देश के पक्ष में जा रही हों और उस देश को कि यहां से ये चंदा आया हो, मदद आई हो चुनाव लड़ने के लिए। हो सकता है हमारे देश के सिस्टम को किसी एक दूसरे देश के हित में बदल दिया गया हो, देश की संप्रभुता पे खतरा हो। कुछ भी संभव है, क्योंकि इसके बारे में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में लाने की बात चल रही है, लेकिन जब ये कानून होगा तो वो आरटीआई के दायरे में कैसे आएगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों को दुनिया भर का प्रिविलेज सरकारी नीतियों में, सरकारी कार्यक्रमों में और सरकारी फैसलों में मिलता है। गूगल के ऊपर तो आप मोनोपोली का एक्ट लगा देते हैं, बहुत सारी कंपनियां इससे मुक्त हैं। वो एक तरफ हजारों करोड़ का जुर्माना हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं, ये फैसले हैं, क्या इसके पीछे कॉरपोरेट चंदा नहीं हो सकता? क्योंकि हम जान ही नहीं सकते हैं किस उद्योगपति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। क्या इसके पीछे शैल कंपनियों के जरिए काला धन तो जमा नहीं किया गया, किसी एक पार्टी को नहीं दिया गया अपने पक्ष में और हित में फैसले कराने के लिए? हम नहीं जानते हैं और हम कह भी नहीं सकते हैं कि दिया गया होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ऐसा करने के लिए रास्ते खोले गए थे भाई साहब। अब उन रास्तों से गुजर के माल आया कि नहीं आया, ये हमारी कल्पना पर है, लेकिन रास्ते खोले गए। और यह भी बात सही है कि अगर आप किसी एक खास बैंक की ब्रांच से बॉन्ड खरीदते हैं, ये बॉन्ड हमेशा नहीं बिकते हैं, उनको समय समय पर खोला जाता है चुनावों से पहले। तो अगर आप खास बैंक की ब्रांच में अगर बॉन्ड बिकते हैं, हो सकता है उद्योगपतियों को वहां ये सेंस मिलता हो कि यहां से अमुक पार्टी के लिए मैंने बॉन्ड बनवाया, तो बात अमुक पार्टी के पास चली जाएगी, बहुत पावरफुल है, वो हमको बर्बाद कर सकती है। हो सकता है, लेकिन हम पता नहीं लगा सकते। ठीक वैसे ही जैसे कि पूरे देश के एनजीओज को खत्म करने के लिए एक पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट खोलने के लिए उनको विवश किया गया कानून के मुताबिक, और उसका नतीजे बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं देश से, कई वीडियो में इस पर बना चुका हूं। बहरहाल इलेक्शन बॉन्ड पे सुनवाई होने वाली है और मेरा मानना यह है कि इन सभी विषयों पे पहले ही कोर्ट में विचार हो रहा है। तो हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, ये प्ली वहां किया गया है, हम अदालत के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस देश में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कम से कम चुनाव के मामले में सब कुछ आर पार होना चाहिए। जिस पार्टी को आप चीन समर्थक मानते हैं, वो उसको जाके सीधे सीधे चैलेंज कर रही है सीपीएम, उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो पार्टी भी इस चंदे का लाभ ले सकती है, लेकिन वो कॉरपोरेट से चंदा ही नहीं लेती है। इसके लिए तारीफ होनी चाहिए। उन लोगों की तारीफ होनी चाहिए जो वहाँ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग की है, जिसने खुल के ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में कही हैं। अब अलग बात है, आयोग का स्ट्रक्चर बदल गया है, बहुत सारी गंगा में पानी बह चुका है, आगे मुकदमा कैसे लड़ा जाता है पता नहीं, लेकिन ये चीज़ें हम देश के नागरिक हैं, हमको पता होनी चाहिए थी। हमको इलेक्शन बॉन्ड के बहुत सारे मतलब नहीं पता थे, आज सारे मतलब पता लग गए। आप भी अगर अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं कि इलेक्शन बॉन्ड क्या है, वो किस तरह से काम करता है और उसको लेकर किस प्रकार की आशंका है, तो वीडियो शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।